हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग अगर दो हमारे दो एटम अगर आपस में, जैसे Na और Cl, अगर दो एटम आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, आपस में जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, तो जिसके थ्रू वो जुड़ते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड। ये कहलाता है हमारा बॉन्ड, जिसके थ्रू इन लोग जुड़ते हैं, है ना। तो इसके थ्रू इन लोग जुड़ते हैं। दो आपके एटम जुड़ कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। किसके थ्रू जुड़ते हैं? तो बॉन्ड के थ्रू, है ना। अब बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। अब बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है? तो बॉन्ड जो है 3 टाइप का हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर ये 2 डबल है तो ये डबल बॉन्ड, और अगर 3 है तो ये ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ एक बात और, कि ये जो सिंगल बॉन्ड अगर हम जो बना रहे हैं, इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो आपस में इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट करते हैं इस बॉन्ड प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा Na का रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो Cl का रहेगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बॉन्ड के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखते हैं ऑक्टेट रूल। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टेट रूल, जो कि सबसे बेसिक रूल है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑक्टेट रूल हमको, क्योंकि सारा जितना भी ये बॉन्ड बनाना, जो भी करना, ये जो भी चीज़ हम करेंगे, ये सब किसके लिए करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ करेंगे ऑक्टेट रूल के लिए। ऑक्टेट रूल हमारा पूरा होना चाहिए, बॉन्ड अपने आप बन जाएगा। बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑक्टेट रूल पूरा होगा। बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑक्टेट रूल पूरा होगा। तो ये थोड़ा सा बात है जो थोड़ा ध्यान देने वाली है। तो आप देखें, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम टेंड टू एडजस्ट देयर इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, देखो लिखा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम टेंड टू एडजस्ट देयर electronic arrangement in such a way that they achieve 8 in the sense 8 electron in their outermost electron. This is called octet rule. तो मतलब कहा गया है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर बन जाते हैं तो वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। क्या कहा गया? आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल तो आपको मालूम ही होगा कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी आपका एटम है, उसमें आउटर मोस्ट सेल ऐसा होता है जो सबसे बाहरी सेल होता है। ये जो सबसे बाहरी सेल होगा उसको आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। जो सबसे बाहरी सेल होता है उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं ना। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसने कंप्लीट कर दिया अपने सबसे आउटर मोस्ट सेल में, तो कहा जाएगा कि वो उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा है, ऑक्टेट जो है उसका कंप्लीट है। और जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बनाएगा, तो कोई भी बॉन्ड बना सकता है जब भी वो उसका ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको ध्यान में देना है। इसके बाद आगे देखें केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल फोर्स विच कीप द एटम इन एनी मॉलिक्यूल टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी केमिकल, क्योंकि जितने भी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब आपस में क्या है,
फ्री, अभी तो जितने एलिमेंट्स दिखाए गए पीरियोडिक टेबल में सारे फ्री है, मतलब कुछ रिएक्टिव्स हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, कुछ मतलब हैलोजन गैसेस हैं, कुछ बोला जाए तो 18th सबसे लास्ट वाले जो हैं जिनका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होता है, जिसको अक्रिय गैसेस भी बोलते हैं, जो इस ऑक्टेट रूल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिनका 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। तो वो पीरियोडिक टेबल में 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में मिल के ही क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो आपस में मिल के ही मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और तब ये मॉलिक्यूल जब बनता है तब ये यूज़फुल होते हैं। शुरू में तो ये सारे फ्री रहते हैं, बट क्या होता है इन सभी के बीच में बॉन्ड बनता है, और जब इन सभी के बीच में बॉन्ड बनता है तो तभी वो यूज़फुल के लिए मतलब लेबोरेटरी में या फिर कहीं भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए द केमिकल फोर्स विच कीप्स द एटम, मतलब जो केमिकल फोर्स, अब देखो ये सारा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर किसी के पास केमिकल फोर्स तो होगा ही, क्योंकि सारा एलिमेंट्स हैं, सभी में केमिकल फोर्स होगा। तो द केमिकल फोर्स विच कीप्स द एटम इन एनी मॉलिक्यूल टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। और जब केमिकल फोर्स जो दोनों एटम के बीच में केमिकल फोर्स लगता है और उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने के बाद इनके बीच जो बॉन्ड बनता है और केमिकल फोर्स के थ्रू, तो ये कहलाएगा क्या, केमिकल बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड। फिर से याद करना, केमिकल जब एक या एक से अधिक एटम आपस में मिलकर आपस में इन लोग के बीच में केमिकल फोर्स होता है और ये दोनों आपस में मिलकर कोई बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल फोर्स के थ्रू अगर कोई बॉन्ड बना लेते हैं तो ये कहलाता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या कहलाता है, तो द आयोनिक बॉन्ड क्या कहलाएगा, तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द positively charged ion together is called an ionic bond। मीन्स क्या कहा इसने कहा कि ये कोलम्बिक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द पॉजिटिवली चार्ज आयन टुगेदर इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसमें कह रहा ये है कि कोलम्बिक फोर्स होता है, पहली बात है ना, कोलम्बिक फोर्स होता है, और क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द पॉजिटिवली चार्ज। अभी देखो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, और पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं, देखो ये हमारा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जो भी जितने भी सेल बनेंगे है ना, जितने भी सेल बनेंगे इसके बाद, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें देखोगे कि आउटर मोस्ट सेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे है ना, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, और जो यहाँ इसके जो न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करके रखते हैं, अट्रैक्शन करके रखते हैं। ये दोनों आपस में क्या करके रखेंगे, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे है ना। तो सपोज़ करो कि एक और, क्योंकि ये किसी एक एलिमेंट के बारे में बात किया मैंने, कोई और एलिमेंट है समझ लो है ना, और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, तो ये इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है ये भी इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ होगा है ना। तो ये चीज़ होगा, आपको ये समझ में आ गया, आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं,
क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है उसको वो अट्रैक्ट करता है, मतलब प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखो लिखा है द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द अपोजिटिवली चार्ज, जो कि होल्ड करता है क्या, अपोजिटिवली चार्ज को। द आयन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और इसमें जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, है ना। जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। An ionic bond is formed by the complete transfer of one or more electron from the atom of the metal to a atom of non-metal। कहने का मतलब है जो मैंने कहा था कि दो न्यूक्लियस था, है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, कोई भी एटम है ये, तो इसका जो अट्रैक्शन है वो दोनों की ओर था, इसका जो अट्रैक्शन इसकी ओर था। सपोज करो कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको देगा, मीन्स सपोज करो ये क्लोरीन है, और सपोज करो कि ये सोडियम है, और सपोज करो कि ये क्लोरीन है। तो सोडियम जो है वो प्लस रहता है और क्लोरीन जो होता है माइनस होता है। मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले ही लोग जब आपस में मिलेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा किसका, क्लोरीन का, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्शन करेगा उसके भी इलेक्ट्रॉन को, है ना, और इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो भी अट्रैक्ट करेगा इसके भी इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट इसका जो क्लोरीन का है ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। क्लोरीन का अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन के पास ज़्यादा फोर्स रहेगा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्लोरीन के पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। किससे ज़्यादा, सोडियम से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए क्लोरीन के पास। तो अगर क्लोरीन के पास सोडियम से ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या करेगा, वो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा, और सोडियम क्या करेगा, सोडियम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो सोडियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो जो सोडियम क्या हो गया, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो गया इन द सेंस क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, मतलब सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, ट्रांसमिशन। तो ये जो ट्रांसमिशन वाला प्रोसेस है, जो भी जिसमें ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें ट्रांसमिशन होता है, यही कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का बहुत गेम है, प्लस और माइनस का ही गेम है। प्लस और माइनस मतलब प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस वो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो प्लस एंड माइनस का जो गेम चल रहा है, तो यही गेम को कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। इसी को कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा यहाँ से वहाँ। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, आयोनिक बॉन्ड क्लियर हो गया है, आगे चले। लैटिस एंथैल्पी क्या है, द मोलर एंथैल्पी चेंज accompanying that complete separation of the constituent particles that compose of the solid such as iron for ionic bond। मतलब क्या कहा, लैटिस एंथैल्पी किसे कहते हैं। देखो इसमें तीन चीज़ें हैं, मैं तीनों बताता हूँ। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड कहा जाए या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीन तरह की एंथैल्पी होता है, इन तीनों एंथैल्पी के बाद में कहता हूँ। पहला क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, और इसके बाद आता है इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, ये दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि किसी भी दो एलिमेंट है, सपोज करो Na और Cl, तो Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे
जब हम पहले लिखते थे तो क्या लिखेंगे 281, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन के लिखेंगे तो क्या होगा 287। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन को यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को मिल जाए तो क्लोरीन के लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 होके कंप्लीट हो जाएगा ये। और 8 अगर कंप्लीट कर लिया तो क्या कंप्लीट कर लिया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। और वही करना है, ऑक्टेट ही को कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। तो और यहाँ पे देखो सोडियम का भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सोडियम के पास आपके पास कितना है, देखो सोडियम को देखो, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो सोडियम का भी, ये दोनों बचेंगे, तो सोडियम का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में, मीन्स सोडियम भी कंप्लीट हो गया। तो सोडियम क्या है, प्लस, और क्लोरीन क्या है, माइनस। क्यों प्लस और माइनस हुआ, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो। तो सबसे पहले क्लोरीन क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। क्लोरीन क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो जो रिक्वेस्ट करता है उसमें जो एनर्जी लगता है, रिक्वेस्ट करने में जो एनर्जी लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी क्लोरीन लगा रहा है, उसे ही कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसे ही क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी लगा रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कहलाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। उसने क्या किया था, पहले क्या किया कि उन्होंने क्लोरीन ने मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ एनर्जी लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ एनर्जी लगाया रिक्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो सोडियम को वैसे भी उसका कोई 1 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा काम उसके लिए है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। लेकिन क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसे है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन किसी भी हाल में 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा किसको, सोडियम को। तो जब वो रिक्वेस्ट करेगा सोडियम को, तो इसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब वो रिक्वेस्ट करेगा, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जाके सीधा रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ ये वो जो भी, वो क्या कहेगा, वो अपना एनर्जी लगाएगा, एंथैल्पी इसे ही कहेंगे। वो अपना एनर्जी लगाएगा सोडियम के ऊपर कि मुझे वो इलेक्ट्रॉन दे दो, और अपनी एनर्जी के साथ बोलेगा, अपना एनर्जी लगाएगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में भी अपना एनर्जी लगाएगा और कहेगा क्या, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आपके पास है वो मुझे दे दो। तो वहाँ पे जो इसने एनर्जी लगाई है सोडियम तक पहुँचने के लिए, और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने में लाने के लिए जो एनर्जी इसने लगाई है क्लोरीन ने, यही कहलाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई थिंक बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहेंगे, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी भी क्लोरीन के ही तरफ लगेगी। कैसे, जब एंथैल्पी मीन्स क्या होगा, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कि जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर आ जाती है, ये क्या हो गया, अभी क्लोरीन अभी लेके आ गया इलेक्ट्रॉन। पहले रिक्वेस्ट किया था, अब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब क्लोरीन क्या किया, एनर्जी लगाया और इलेक्ट्रॉन लेके आ गया अपने पास। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेके आता है कौन, क्लोरीन, तो बहुत सारी एनर्जी को रिड्यूस करता है। क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी को रिड्यूस करता है। मतलब आप खुद समझ रहे हो कि क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल था जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और सभी क्या थे, न्यूक्लियस से जुड़े हुए थे। न्यूक्लियस से जुड़े हुए थे इन द सेंस उसके अट्रैक्शन में थे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखा था। अब इसके बाद कोई नया मेहमान या नया कोई इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम का था,
उसको लेके आके यहाँ आउटर मोस्ट सेल में रख रहे हैं कोई नया इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ा सा तो कंजस्टेड होगा ना, क्योंकि उसके सेल में एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। तो कहीं भी अगर कुछ नए एटमॉस्फेयर में कोई नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होगी। तो वही कुछ चीज़ें क्लोरीन एडजस्ट करते समय जो कुछ चीज़ें एडजस्ट करता है क्लोरीन, वहाँ पे क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि आपको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर कोई नए मेहमान को आप अपने घर पे एंटर दे रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। तो सॉफ्ट कब होगे, अकड़ में रहोगे तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे जो आ रहे हैं अभी। तो क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। और जब थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो होगा कौन, क्लोरीन। तो क्या करेगा, बहुत सारा एनर्जी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब सॉफ्ट होने के लिए। तो बहुत सारा एनर्जी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो एनर्जी का जो रिडक्शन है, जो एनर्जी वहाँ पे रिड्यूस हुआ, उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। उसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। दोनों चीज़ें क्लोरीन से रिलेटेड है। दोनों चीज़ें जो जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी से रिलेटेड है। उसी में ये दोनों एंथैल्पी लगता है। किस में, क्लोरीन में। अभी हमारे इस एग्जांपल में कैसा लग रहा है कि क्लोरीन जिसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर हाल में चाहिए, तो उसको उसके ऊपर ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लग रहा है और उसके ऊपर ही इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी भी लग रहा है। क्योंकि अगर उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे एनर्जी देके सामने वाले से रिक्वेस्ट किया, कौन कर रहा है, क्लोरीन, तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। और जब उसने लेके आ गया है इलेक्ट्रॉन और अपने आउटर मोस्ट सेल में उस इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर रहा है, तो तब क्या होना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा नम्र होना पड़ रहा है, थोड़ा सा विनम्र होना पड़ रहा है। तो बहुत सारा एनर्जी को लूज़ करना पड़ रहा है। तो जो एनर्जी का लूज़ करना या रिडक्शन करना, यही कहलाएगा क्या, यही कहलाएगा इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद आता है लैटिस एंथैल्पी। ये दोनों एंथैल्पी के बाद आता है लैटिस एंथैल्पी, है ना। ये दोनों एंथैल्पी के बाद आता है लैटिस एंथैल्पी। तो जो हम लोग Na और Cl, Na+ और Cl-, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन Cl में गया था, एक इलेक्ट्रॉन Cl के आउटर मोस्ट सेल में गया था। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को उसको दिए थे, क्लोरीन को, तब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, जो प्लस और माइनस का जो सारा प्रोसेस हुआ, है ना, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उसमें नेगेटिवली चार्ज, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिड्यूस हुई, जितनी एनर्जी, सबसे पहले इसने क्या किया, सोडियम से रिक्वेस्ट किया, सबसे पहले रिक्वेस्ट किया, फिर सोडियम ने क्या, सोडियम के से फिर रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद क्लोरीन ने क्या किया, जब ये लेके आ गया अपना इलेक्ट्रॉन, तब उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, बहुत सारे एनर्जी को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, बहुत सारे एनर्जी को रिड्यूस किया इसने, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या, ये जो पूरा प्रोसेस है कि मतलब एनर्जी का जो भी प्रोसेस है, एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। एनर्जी गेन कैसे हो रहा है, जब ये एनर्जी लगा रहा है, क्लोरीन सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एनर्जी लगाया है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी, सोडियम के पास एनर्जी गेन हुआ, ये रिक्वेस्ट किया मतलब एनर्जी लगाया, तो सोडियम के पास एनर्जी ज़्यादा हो गया, ये लगा रहा है अपना एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, इसने दे दिया, तो ये क्या किया, वापस यहाँ गया, ये फिर से अपना एनर्जी क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो एनर्जी का जो मतलब गेनिंग प्रोसेस और रिड्यूसिंग प्रोसेस, जो सारा ये जितना भी प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ या जितने भी एनर्जी में बदलाव हुआ, वो सभी लैटिस एंथैल्पी के अंदर आता है। ये सारे प्रोसेस के अंदर जितना भी बदलाव हुआ, जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं, लैटिस एंथैल्पी के अंदर। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा। अभी देखो,
The molar enthalpy change accompanying the complete separation of the constituent particle that compose of the solid, मतलब कंप्लीट सेपरेशन, मतलब जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीट सेपरेट हो गया, क्लोरीन के पास चला गया, है ना। पार्टिकल दैट कंपोज ऑफ द सॉलिड सच एस आयन, जो मतलब ये आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, आयन फॉर्म में, मतलब प्लस से माइनस की ओर, माइनस वाला क्लोरीन था, है ना। तो ये हुआ था। अंडर स्टैंड कंडीशन इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, मतलब इनमें जितना भी एनर्जी वगैरह वो लगा वो सभी लैटिस एंथैल्पी ही कहलाएगा। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, तो del1H0 इससे डिनोट करते हैं, है ना, del1H0। द लैटिस एंथैल्पी इज अ पॉजिटिवली क्वांटिटी, और ये हमेशा पॉजिटिवली ही क्वांटिटी होगी, क्योंकि एनर्जी अगर कहीं भी लग रहा है, एंथैल्पी अगर कहीं भी लग रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी कहीं लगता है क्या, नहीं, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो एंथैल्पी भी कभी, लैटिस एंथैल्पी भी कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो आगे चलें। इसके बाद है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम ऑन एलिमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखो क्या कहा इसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने अभी क्या किया था, सोडियम और क्लोरीन के बारे में बात किए थे, NaCl। तो Na ने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था कि इसको Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्लोरीन को। तो क्या हुआ, Na पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो लिखा है क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। देखो इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम ने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया, और क्लोरीन ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये लूज और गेन का जो भी फंडा है ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन में पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन तो लूज और गेन होगा ना। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या किस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन का, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करें। कभी कभी क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले एलिमेंट में चले जाएंगे। कभी कभी ऐसे होंगे कि तीन इलेक्ट्रॉन भी अपने बगल वाले एलिमेंट में चले जाएं। तो ये डिपेंड करता है किससे, एटम के ऊपर। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, कि कौन सा एलिमेंट है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसमिशन होते हैं, है ना। तो यही क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये 3, इसकी वैलेंसी हो गई 3, और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। मतलब इसकी नहीं, मतलब ये सोडियम की, या इसकी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके भी तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2, और 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1। तो ये है, जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन सभी प्रोसेस में, उसको कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्यों कहा गया, ये इसके पीछे भी रीज़न है। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन होता है, इसमें शेयरिंग नहीं होता, पहली बात, है ना। ट्रांसमिशन मतलब एक सोडियम ने दे दिया, अब सोडियम को उसका कोई मतलब नहीं, सोडियम ने भेज दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन ले लिया, अब क्लोरीन ले लिया और सोडियम ने भेज दिया, तो सोडियम के का कोई हक नहीं है अब दोबारा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसको उसने दे दिया है ना। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, जहाँ पे लेन देन चले, है ना। शेयरिंग का काम नहीं होता यहाँ मेरे पास ज़्यादा है, मैंने एक दे दिया, मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरा था। तो वही काम है सोडियम का भी। सोडियम के पास एक ज़्यादा था, उसने एक दे दिया, अब वो भूल गया कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। यही होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो जितने भी देने और लेने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कहलाएंगे वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है।
इसके बाद आएगा देखो, द एलिमेंट विच गिव अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन आर सेड टू हैव अ पॉजिटिव वैलेंसी। देखो जहाँ पॉजिटिव आयन होगा वो पॉजिटिव वैलेंसी होगा, है ना। वाइल द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करेगा, जो एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा उसको नेगेटिव वैलेंसी कहलाएगा। बिल्कुल मैंने बताया क्लोरीन नेगेटिव वैलेंसी, और जो दिया मतलब सोडियम ने दिया तो पॉजिटिव वैलेंसी, है ना। ठीक है, क्लियर है। अभी आगे देखें, फॉर्मेशन एंड आयनिक बॉन्ड। अब देखो फॉर्मेशन मतलब कैसे कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, तो उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। देखो लिखा है इट इज़ फेवर्ड बाय। हम देखो याद रखना कौन कौन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कौन बन रहा है, तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब आयनिक बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। देखो कैसे होगा, पहले लिखा है द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट विच फॉर्म द कैटायन। क्या कहा इसने कहा कि द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इसकी एंथैल्पी क्या होगी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी किसका, मेटेलिक एलिमेंट विच फॉर्म द कैटायन। कैटायन मतलब क्या, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कैटायन मतलब क्या, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव। जो भी कैटायन लिखा है कैटायन मतलब पॉजिटिव चीज़ें, मतलब Na के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, याद रखना। तो लिखा है द लो आयोनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन, मतलब सोडियम का जो है लो आयोनाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल आयोनाइजेशन तो सोडियम का लो ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन हाई किसका होना चाहिए, क्लोरीन का। मैंने बताया था क्लोरीन में ही दोनों लगेगा, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लगेगा और इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी भी क्लोरीन में ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सोडियम का जो है आयनिक जो एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, सोडियम में कैटायन मतलब पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा है, हाई इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच फ्रॉम द एनायन। अब देखो एनायन के बारे में बात कर रहे हैं, एनायन मीन्स नेगेटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव, तो क्लोरीन का नेगेटिव था। अब इसको क्या बोल रहा है कि ये जो है ये हाई इलेक्ट्रोगेन होगा, हाई इलेक्ट्रोगेन, ये हाई इलेक्ट्रोगेन होगा, मतलब ये मैंने कहा था ना इसमें हाई आयोनाइजेशन भी होगा, मतलब ये रिक्वेस्ट भी करेगा, तो हाई आयोनाइजेशन भी होगा और हाई इलेक्ट्रोगेन भी यही होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों हाई क्लोरीन होगा, दोनों चीज़ों में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होगा और हाई इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है लार्ज लैटिस एंथैल्पी, और इसमें जो लैटिस एंथैल्पी जो होगा वो लार्ज होगा। लार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें जितने भी, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो भी एनर्जी का लूज होना और एनर्जी को गेन करना, ये दोनों चीज़ें जो हो रही है, तो ये दोनों चीज़, इन दोनों चीज़ों में जितने भी एनर्जी लूज हुई है और जितना भी एनर्जी को गेन किया गया है, रिड्यूस किया गया है, यहाँ पे जो रिड्यूस किया गया है, और जितना भी एनर्जी स्टार्ट में जो रिक्वेस्ट करके लगाया था क्लोरीन, तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो सारा जो एंथैल्पी है, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा यही आपका कहलाएगा क्या, लैटिस एंथैल्पी। तो ये लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी से, ताकि वो मेरे में इलेक्ट्रॉन दे दे, और जब इलेक्ट्रॉन इसके में आ जाएगा तो बहुत सारा एनर्जी को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, मतलब एनर्जी बहुत सारा लगेगा, तो लार्ज लैटिस एंथैल्पी इसीलिए होगा। ठीक है, लिखा है इन एग्जाम्पल द स्मॉलर साइज एंड द हायर चार्ज ऑफ द एटम, है ना, स्मॉलर साइज एंड द हायर चार्ज ऑफ द एटम, मतलब एटम का साइज जो स्मॉल होगा तो उसका चार्ज क्या होगा, हायर होगा। अब वो तो हमको ही पता है कि अगर
मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी मतलब अगर छोटा है, कहने का मतलब ये छोटा है आपका सेल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो जितना छोटा आपका एटम होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है फोर्स लगा के रखेगा और सभी को आपस में क्या अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये क्या होगा, जितना छोटा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन का, सॉरी जितना छोटा साइज़ होगा किसका, एटम का, उतना ही ये हायर चार्ज होगा, मतलब चार्ज उसमें ज़्यादा होगा, पावर उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी किसे कहेंगे, तो कोवैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कंट्रीब्यूट टुवर्ड म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखो, ये जो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन को दे देना था, इलेक्ट्रॉन ले लेना था, बस इतना ही प्रोसेस था। अभी जो बात करें कोवैलेंसी की, अभी जो बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनने की, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको बताया है। देखो, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और एक होता है कोवैलेंट, एक होता है कोवैलेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में क्या क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमने अभी तक पढ़ लिया ना, पता नहीं चला हमको, वो इलेक्ट्रोवैलेंट था। मतलब यहाँ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, इसमें ट्रांसमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा किसमें, इलेक्ट्रोवैलेंट में। इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, या दो इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, जो भी चीज़ें जो हो रहा है NaCl में जो भी हुआ था, मीन्स इलेक्ट्रॉन देना और उसके बाद कोई मतलब नहीं रखना, या इलेक्ट्रॉन लेना और उसके बाद कोई मतलब नहीं रखना, ये कहलाता है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड का मतलब यही होता है, बॉन्ड का मतलब यही होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब वही होता है। बट इसका भी दो टाइप है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट है, एक कोवैलेंट है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट आई थिंक मैंने समझा दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, फुल्ली ट्रांसमिशन, है ना, इसमें दोनों का कोई अधिकार नहीं होता, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, तो जो ले लिया है उसका ही एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे और क्या चीज़ें दिया है, तो उसके बाद आएगा कोवैलेंट। तो कोवैलेंट क्या होता है, तो कोवैलेंट में कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन का अगर मैं देखूं, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, फर्स्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल है ना। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ये इसका जो न्यूक्लियस होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, और इसका जो एक्सेस होगा अगल मतलब दूसरे वाले एटम का, दूसरे वाले एलिमेंट का जो एक्सेस होगा वो अपने अंदर मांगेगा कि मुझे कमांड दो कि मेरा कमांड इस पे चले, तो मुझे एक्सेस दो। कौन बोलेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा इसे कि मुझे एक्सेस दो, ताकि मैं आपके इलेक्ट्रॉन पे भी अपना कमांड चलाऊं। तो वैसे ही ये वाला जो एलिमेंट है वो भी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा नेक्स्ट वाले से, और क्या कहेगा कि आप भी मुझे कमांड दो, आप भी मुझे एक्सेस दो, ताकि मैं भी क्या करूं, आपके इलेक्ट्रॉन पे अपना कमांड चलाऊं, मैं भी क्या करूं, आपके इलेक्ट्रॉन पे अपना कमांड चलाऊं। तो ये जो दोनों शेयरिंग वाली चीज़ें हो गई, देख रहे हो, कोई कहीं गया नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गया नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक्सेस दे दिया गया, दोनों न्यूक्लियस ने डिसाइड किया और एक दूसरे को एक्सेस दे दिया अपने अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करने के लिए। तो जो एक्सेस दे देना यही कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड, यही कहलाता है शेयरिंग बॉन्ड, इसे शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं, शेयरिंग बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होगी तो इसकी कोवैलेंसी होगी। तो कोवैलेंसी किसे कहेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस दे रहा है, मीन्स एक एटम या एक एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन का, जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेस दे दे, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो, दो इलेक्ट्रॉन बगल वाले के पास हो, या तीन इलेक्ट्रॉन हो, और वो दोनों तीनों का एक्सेस दे रहे हैं इन लोग,
तो दोनों तीनों को एक्सेस दे रहे हैं। तो कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस दे रहे हैं और जितने भी इस शेयरिंग वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस शेयरिंग वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कोवैलेंसी। यही क्या कहलाएगा, कोवैलेंसी। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या हुआ था कि जितने इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और जितने इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा था उसे कहते थे इलेक्ट्रोवैलेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयरिंग के लिए जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसे कहेंगे कोवैलेंसी। आई थिंक क्लियर है, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया मैंने कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन में ये लोग शेयरिंग करें तो उसमें क्या कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग करे सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन में अगर शेयरिंग हो, मतलब ये एक दो एटम है ना, ये एटम नंबर ए, ये एलिमेंट नंबर ए, एलिमेंट नंबर बी, और अगर तीन में शेयर करे तो ट्रिपल बॉन्ड में टोटल, मतलब एक बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यही बनता है ना। ठीक है, क्लियर हुआ आई थिंक। अभी आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे कोवैलेंसी क्या होता है। तो कोवैलेंसी को हमने देख लिया था, केमिकल बॉन्ड में जो कॉल्ड कर रहा है, ठीक है, मैंने बता दिया था, जो मिलके आपस में कंपाउंड बनाते हैं। तो आप मैंने समझा दिया है, आप इसको पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आगे देखें, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, देखो इसको मैंने बता दिया। सिंगल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया तो सिंगल इलेक्ट्रोवैलेंट बन गया। लेकिन सिंगल कोवैलेंट कब बनेगा, जब कोई एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए एक्सेस दे देता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्सेस आपको भी दे देता हूँ मैं, तो आप भी कमांड करना। तो ये जो प्रोसेस है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसने क्या किया, शेयरिंग के लिए एक्सेस दे दिया अपने बगल वाले पार्टनर को, तो ये कहलाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेस दे देते हैं दोनों न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस बोल देगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेस कर सकते हो, और उसका न्यूक्लियस कह देगा कि मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें मतलब ये नहीं होगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक्सेस दे रहा हूँ और आप 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता, इसमें इक्वली होता है सारा कुछ। मतलब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक्सेस दे रहा हूँ तो आप भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे एक्सेस दोगे। और ये सारा एक्सेस देने का प्रोसेस क्यों किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। ये जो शेयरिंग का प्रोसेस भी है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कैसे, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 7, 4, 5, 6, 7। और दूसरा एक और क्लोरीन ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, बस आउटर मोस्ट का ही बता रहा हूँ मैं, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखना, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है। दोनों को क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। तो क्या होगा, इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है और इस क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में बातें करेंगे और आपस में क्या बोलेंगे कि हम दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, तो हम क्या करें, अभी 2 ही क्लोरीन है आसपास में, और इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेना भी सही नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में 7 है, अगर एक उससे ले लेगा तो इसका तो 8 हो जाएगा, ये क्लोरीन का तो 8 हो जाएगा, बट इसका एक और कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग वाला प्रोसेस फंडा यहाँ यूज हो सकता है। अब शेयरिंग वाला फंडा कैसे यूज हो सकता है, देखो,
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ये लोग, एक्सेस ले लेंगे। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस अपने पास ले लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मुझे एक्सेस दे दो, क्योंकि 7 तो इसके पास ऑलरेडी है, और एक अगर बगल वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ले लेगा तो ये टोटल 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? बगल वाले का अगर ये एक एक्सेस ले लेगा तो इसका बगल वाले का एक एक्सेस ले लिया तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे ही इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। अगर ये बगल वाले का एक एक्सेस ले लेगा, मतलब ये एक्सेस इसका ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 7 से 8 इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, दोनों क्या पूरा कर रहे हैं, ऑक्टेट। कैसे, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। इसका न्यूक्लियस ने कहा कि मुझे ये वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेस दे दो, आपके बगल वाले का इलेक्ट्रॉन मुझे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस दे दो, तो मेरा भी 8 हो जाएगा। 7 तो ऑलरेडी था ही, और आपके एक इलेक्ट्रॉन को मैं अपने कमांड देने लगूंगा तो मेरे 8 हो जाएंगे। तो वैसे ही ये भी क्लोरीन कहेगा कि आप भी अब अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे कमांड देने के लिए एक्सेस दे दोगे तो मैं भी क्या कर दूंगा, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मांगा है दोनों ने, तो इसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है, एक क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों तरह एक एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, शेयरिंग हुआ, तो यही कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैंने समझा दिया है, बाकी आप थ्योरी पढ़ लेना, और कुछ नहीं है, सेम है जो मैंने समझाया वही चीज़ें। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये भी वैसे ही है। देखो मैंने बताया था, अभी तो सिंगल मैंने बता दिया, डबल ऑक्सीजन में लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, ऐसा शेयरिंग चलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन वाले में। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या चलेगा, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चलेगी। नाइट्रोजन में क्या चलेगी, ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चलेगी। नहीं तो आप बना के देखना, आपको पता चलेगा, मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है, तो आप बना के देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, तो इसमें भी देख लेंगे। इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, देखो क्या क्या फेवर करता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो इसमें भी जो है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट, देखो ध्यान से देखना, इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। मतलब जो हमने अभी बनाया था क्लोरीन और क्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, शेयरिंग किए थे, है ना, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए थे। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों में होना चाहिए। उसमें ऐसा था क्या, उसमें जो आयनिक बॉन्ड अपन बनाए थे उसमें दोनों में होना चाहिए था क्या, नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन में चाहिए था, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसका आयोनाइजेशन हाई होना चाहिए था, और उसी का क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उसका हाई होना चाहिए था, और उसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसका हाई होना चाहिए था। किसका, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों चीज़ें उसमें हाई चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों का ही क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का हाई होना चाहिए। उसमें दोनों का होना चाहिए था क्या, नहीं, उसमें सोडियम का हाई नहीं होना चाहिए था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का हाई होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों का हाई होना है। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही हो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगेगा, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है इसमें ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में भी क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड लगा, तो इसमें दोनों ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, दोनों ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए।
दोनों की बात है, इसमें एक अकेले की बात नहीं होती क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना। उसके बाद क्या, दोनों की हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला, नियरली इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। देखो क्या बोल रहा है, इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो भी होगा वो भी इक्वल लगेगा दोनों में, है ना। दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल लगेगा। और क्या बोला, इक्वल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब देखो नेगेटिविटी भी इक्वल ही आएगा क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का ही तो, दोनों इलेक्ट्रॉन का ही तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं इन लोग, कंबाइन कर रहे हैं या फिर दोनों एक्सेस ले रहे हैं। एक क्लोरीन या एक नाइट्रोजन या एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन का ये पूरे चारों का एक्सेस ये ले लेगा और ये चारों का एक्सेस ये ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी दोनों में इक्वल होगी। दोनों ऑक्सीजन में, चाहे ये ऑक्सीजन की बात करें या ये ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन, दोनों में दोनों चीज़ें इक्वल होगी। क्या क्या, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी भी और नेगेटिविटी भी, क्योंकि ये देखो नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिविटी ये भी बढ़ेगा। मतलब पहले इसके में कितना नेगेटिविटी था, जितना भी नेगेटिविटी था इसमें 2 नेगेटिविटी प्लस हो गया ये वाले ऑक्सीजन में। क्यों 2 प्लस हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेस ले लिया इसने, तो इसका 2 नेगेटिविटी प्लस हो गया, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, 2 नेगेटिविटी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया प्लस में, मतलब 2 नेगेटिविटी और जुड़ गया। ठीक है, वैसे ही ये वाले ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसमें भी 2 नेगेटिविटी प्लस जुड़ गया, मतलब 2 नेगेटिव जुड़ गया इसमें भी, है ना। दोनों में 2 नेगेटिव जुड़ गया, मतलब ये भी इक्वल हो रहा है। नेगेटिविटी भी कितनी बढ़ रही है, जितना सामने वाले की बढ़ रही है उतनी बगल वाले की बढ़ रही है, मतलब दोनों का इक्वल नेगेटिविटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे देखेंगे, आगे लिखा है हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ द कंबाइनिंग स्टेट। अब बोल रहा है हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाता है एंड स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। अभी देखो जब इसका सपोज करो कि ये इसका जो न्यूक्लियस है, जब ये इन सभी पे एक्सेस लेने लगेगा तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और ये इसका जो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पूरे का एक्सेस जब अपने पास ले लेगा, इस पूरे का एक्सेस जब ये लेने लगेगा अपने पास, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। दोनों ये ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और नज़दीक आके थोड़ा एकदम क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा इसका, जिससे कि इसका क्या हो जाएगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसका न्यूक्लियर का चार्ज हाई हो जाएगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पास आ गया है ना। और क्या हो गया, स्मॉल एटॉमिक साइज। अब देखो पहले एटॉमिक साइज जो बड़ा था, जो पहले बड़ा एटम था, अब क्या हो रहा है, वो पास आके छोटे हो जा रहे हैं, पास आके क्या हो जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे। तो स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो बॉन्ड का लेंथ, एंथैल्पी, ऑर्डर, ये सारा कुछ है, तो इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं। अभी यहाँ तक का बात कर लिया हमने, अब इसके बाद बात करेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कुछ यहाँ पे डाउट लगा हो, कुछ भी समझ ना आया हो, कमेंट करना, अदरवाइज़ मेरे ऑफलाइन क्लास वाले में आप लोग पूछ लेना। बाकी रही बात इसके आगे का, जो सेकंड वीडियो है, जो फाइनल वीडियो होगा, वो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक आप रिवाइज़ करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू अलॉट।